तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया बैकलैश की प्रिडिक्शंस की। और मैं पहले स्मैकडाउन का रिव्यू करने वाला था, मैंने शो को लाइव भी देखा और एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ तो करेंगे भाई शो से पहले। बैकलैश 2 दिन में है, आखिर डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरीके से हमको हाइप अप कर सकती है फॉर पे पर व्यू। बट ओवरऑल मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग स्मैकडाउन लगी। मुझे इतना भी नहीं लगा कि जाके स्पेशली इस पूरे शो के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। आई थिंक रोंडा राउजी और शार्लेट की ब्रॉल ठीक थी, पर वो चीज़ हम बहुत समय से पहले देखते आ रहे हैं। जो इकलौती चीज़ मुझे ठीक ठाक शो पे लगी वो ये थी कि सैमी ज़ेन और नाकामुरा की जो है बेसिकली एक मैच हमें देखने को मिला। और सैमी ज़ेन रोमन रेंस को एक फैक्ट प्रूव करना चाहते हैं कि मैं भाई यहाँ पे नाकामुरा को हरा सकता हूँ, रोमन को उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और नाकामुरा के प्रोमो में हमें सुनने को मिला कि भाई जब मेरा वो टाइम आएगा मैं डेफिनेटली रोमन रेंस से अपना रिवेंज लूंगा उस अटैक के लिए जो कि रोमन ने मुझे कुछ हफ्ते पहले दिया था। लेकिन एंड में जो एक्चुअल सेगमेंट रोमन रेंस की देखने को मिली, वहां पे बेबी फेस टीम को अपर हैंड मिला। एक छोटी सी ब्रॉल थी और वो बिल्डअप था बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू का। केवल 6 मैचेस अनाउंस हुए हैं और इस पेपर व्यू को आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू बस चाहती है कि जल्दी से खत्म हुए और वो आगे बढ़ सकें। हेल इन ए सेल, मनी इन द बैंक, समर स्लैम और उसके बाद बड़े से बड़े शोज आने वाले हैं इस साल डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। तो साल बड़ा रहेगा और ये रेसलमेनिया बैकलैश आई डोंट थिंक उसके ऊपर उतना फोकस करा जा रहा है। तो हम बात करेंगे सारे मैचेस की, प्रेडिक्शंस मैं करने वाला हूं, हर एक रिजल्ट की बात करेंगे। और मैं चाहता हूं कि कमेंट्स में आप लोग जाएं और अपने जो रिजल्ट्स हैं वो मुझे डेफिनेटली बताएं, वो भी मैं जानना चाहता हूं। तो टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं एक बड़े मैच से एंड दैट इज एजे स्टाइल्स वर्सेस एज। और ये रेसलमेनिया का रीमैच हमें देखने को मिलेगा और इस बार डेमियन प्रीस्ट को जो है वो रिंग साइड से बैन कर दिया गया है। तो एजे स्टाइल्स के काइंड ऑफ चांसेस बढ़ने चाहिए मैच को जीतने के। ऑब्वियसली फिन बैलर अब उनके साथ है तो उनकी शायद हेल्प उनको मिल सकती है इस मैच के अंदर ताकि वो इसको यूज कर सकें टू डिफीट एज एट बैकलैश। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? मेरे ओपिनियन में बिल्कुल भी नहीं। एज ने यहाँ पे एज स्टाइल्स को हरा दिया था रेसलमेनिया में। आई थिंक एक बार फिर से एज को यहाँ पे जीतना पड़ेगा और इसका एक अच्छा तरीका ये है करने का कि अगर डेमियन प्रीस्ट एक्चुअली में नहीं आ सकते रिंग साइड, कोई और तो आ सकता है, कोई नया मेंबर जो कि एज के इस जजमेंट डे स्टेबल को ज्वाइन करे। मे बी टोमासो चांपा, मे बी रिया रिप्ली, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि यहाँ पे एक्चुअली एज स्टाइल्स को हराने में मदद कर सकते हैं एज की। तो मैं एज की विक्ट्री की तरफ यहाँ पे देखूंगा, ज्यादा उनका चांस बनता है जीतने का और वही मेरी प्रिडिक्शन भी रहेगी। लेकिन एज स्टाइल्स, फिन बैलर और आगे इनका भी स्टेबल बढ़ाया जा सकता है और उम्मीद है कि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू इसको लॉन्ग टर्म में बुक करेगी जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा था। इसके अगले मैच की हम बात करते हैं, बॉबी लैशली वर्सेस ओमॉस। इसको ठीक ठाक तरीके से बुक करा जा रहा है, एक और रेसलमेनिया का रीमैच है। पर्सनली मैं इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड हूं नहीं और मैं बॉबी लैशली को जीतता हुआ देखना चाहूंगा क्योंकि फिर से एक बार वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ऑन द मेन रोस्टर देन ओमॉस। क्योंकि अगर ओमॉस यहाँ पे जीत भी जाते हैं आई डोंट थिंक उससे कुछ खास उनका फायदा होने वाला है। तो बेटर यही रहेगा कि बॉबी लैशली को दी जाए विक्ट्री ताकि उनका पुश डब्ल्यूडब्ल्यू कंटिन्यू कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस मैडकैप मॉस। एक बहुत अजीब सी सेगमेंट आज हमें देखने को मिली और कॉर्बिन जो है उनकी हालत एक बार फिर से वैसी होती जा रही है जैसे वो हैप्पी कॉर्बिन बनने से पहले थे। एंड आई थिंक कि मैडकैप मॉस का कैरेक्टर लोगों को पसंद आ रहा है, वो एक कमाल के बेबी फेस बन चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि क्या जब इस फ्यूड से वो आगे बढ़ते हैं तब डब्ल्यूडब्ल्यू उनका किस तरीके से यूज करती है। क्या तब उनके पास कोई ऑप्शन है उस लेवल तक उनको बुक करने का? क्या उस लेवल का कोई हील बचा है जो कि उनसे फ्यूड कर सके ऑन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन? में भी सैमी ज़ेन वो हो सकते हैं। लेकिन इस मैच के अंदर मैडकैप मॉस को ही जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कॉर्बिन जीत जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस फ्यूड को और ज्यादा आगे बढ़ा रही है, खींच रही है और मैं इसको अब आगे और देखना नहीं चाहता हूं बिकॉज पर्सनली सेइंग गाइस ये स्मैकडाउन को चीज बोरिंग बना रही है। नेक्स्ट मैच एक बड़ा मैच रहेगा, इनफैक्ट आखिरी के तीनों मैचेस काफी बड़े हैं। कोडी रोड्स वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सेथ रॉलिंस हार गए थे रेसलमेनिया में और उनका रीजन ये है कहने का कि भाई मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, वो एक सरप्राइज था, उसकी वजह से कोडी के पास एडवांटेज था एंड दैट इज व्हाई ही डिफीटेड मी। वो चीज बैकलैश में नहीं है। लेकिन क्या कोडी रोड्स इस बार प्रूव कर पाएंगे कि सेथ रॉलिंस जो एक्सक्यूज दे रहे थे, जो रीजन बता रहे थे, वो गलत है? आई थिंक कि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ऑप्शन है दोनों तरफ जाने का और कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस की फ्यूड एक बार फिर से मैं आगे कंटिन्यू होती हुई देख सकता हूं अगर वो हेल इन अ सेल मैच करते हैं दोनों के बीच में। लेकिन मेन क्वेश्चन ये आता है कि क्या इतनी जल्दी अपने डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न पे कोडी रोड्स को एक्चुअली एक लॉस दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता डब्ल्यूडब्ल्यू उस रूट पे जाने वाली है और अनफॉर्चुनेटली आई थिंक कि यहाँ पे सेथ रॉलिंस एक और लॉस लेंगे एंड ही इज गोइंग टू बी डिफीटेड बाय कोडी रोड्स। कोडी के जो प्लान्स हैं बहुत बड़े रहने वाले आने वाले टाइम में
एंड उनको काफी देर तक अनडिफीटेड रखना ही सही है। हो सकता है कि सेथ रॉलिंस चीटिंग से यहाँ पे जीत जाए, वो एक रूट है। उसके बाद हेल इन अ सेल मैच, उसमें मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा क्योंकि जैसा मैंने बोला आई वुड लाइक टू सी 3 मैचेस बिटवीन दीज टू, और वो जो फाइनल मैच है वो हेल इन अ सेल के अंदर करा जा सकता है। लेकिन प्रेडिक्शन जहां तक है, आई थिंक गाइस कोडी रोड्स सेथ को हरा देंगे। इसके बाद ये मैच जिसको बहुत ज्यादा मेन फोकस में रखा जा रहा है, जब से रेसलमेनिया खत्म हुई है इस रीमैच को यहाँ पे बुक करा गया है, एंड दैट इज एन आई क्विट मैच फॉर द स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप, रोंडा राउजी अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर। और आज इनके बीच में एक अच्छी ब्रॉल देखने को मिली, काफी पर्सनल इनकी फ्यूड अब बन चुकी है और ऐसा लगता है कि दोनों के पास एक बहुत बड़ा पॉइंट है प्रूव करने के लिए कि हु इज द बेटर विमेन रेसलर। और यहाँ पे उनके पास एक ही तरीका है करने का कि दूसरा बंदा आई क्विट बोले। अब आई थिंक कि ये एक बड़ी मोमेंट होने वाली है स्मैकडाउन चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि शार्लेट की जो बुकिंग रही है इतने टाइम से, उनका आई क्विट बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और रोंडा राउजी को अगर शार्लेट हराती हैं तो आई थिंक लोग ऑब्वियसली उस चीज को पसंद नहीं करेंगे। तो एक ही यहाँ पे डायरेक्शन है WWE के पास, and that is to make Ronda Rousey win the match and become the new SmackDown Women's Champion. I think वो 100% फुल टाइम है, इस समय रोड पे है विद WWE, तो कोई दिक्कत नहीं है उनको चैंपियन बनाने में। ऐसा नहीं है वो आधे शोज में आएंगे नहीं। और शार्लेट अगर आई क्विट बोलती हैं तो वो हिस्ट्री में मोमेंट लिखी जाएगी और रोंडा राउजी के लिए एक बड़ी चीज हो सकती है फॉर नेक्स्ट विन इन अ टाइटल। तो यहाँ पे रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का कोई मैच नहीं है, जो कि वियर्ड चीज है। WWE के पास शायद कुछ ऑप्शंस ही नहीं है बुक करने के लिए रॉ पे। लेकिन इस टाइम गाइस देखा जाए तो इस स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का जो मैच है वो बहुत बड़ा है, एंड आई थिंक एक आई क्विट मैच है, इंटरेस्टिंग हो सकता है काफी। और फाइनली शो का जो मेन इवेंट है, जो कि ओरिजिनली होने वाला था यूनिफिकेशन मैच फॉर द टाइटल्स, टैग टीम टाइटल्स, अब एक 6 मैन टैग टीम मैच बन गया है। ड्रू मैकिंटायर और आरके ब्रो, जिनका अब एक नया नाम बोला जा रहा है आरके मैक ब्रो, जो कि ऑलमोस्ट एक मैकडोनल्ड्स का बर्गर भी लग रहा है, लेकिन दे विल गो अगेंस्ट द ब्लड लाइन यानी कि रोमन रेंस एंड द ऊसोस। और कुछ नहीं तो एक कमाल का रेसलिंग मैच यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि आज स्मैकडाउन पे बेबी फेसेस को यहाँ पे अपर हैंड मिला है, क्लियरली गाइस द ब्लड लाइन इस मैच को जीतने वाली है। कोई चांस नहीं है कि रोमन रेंस और ऊसोस यहाँ पे हारें। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे पता है कि लास्ट टाइम रोमन रेंस को पिन करा गया था जब कॉर्बिन ने उनको हराया था इन दिसंबर 2019, लेकिन क्या उसके बाद कोई भी एक ऐसा टैग टीम मैच है जहां पे रोमन रेंस हारे हैं? या फिर इस क्वेश्चन को मैं चेंज करके पूछूंगा, क्या एज द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस कभी भी किसी टैग टीम मैच में भी हारे हैं? अगर आपको लगता है इसका आंसर यस है तो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है वो कभी नहीं हारे। तो आई डोंट थिंक कि वो इस मैच को भी हारने वाले हैं। और जहां तक बात है यूनिफिकेशन की, आज एक काफी इंटरेस्टिंग रूमर आया कि भाई WWE को कभी भी यूनिफिकेशन प्लान करनी नहीं थी, वो सिर्फ एक तरीका था एक 6 मैन टैग टीम मैच तक पहुंचने का। और मुझे बहुत अजीब लगा ये सोच के भाई कि रूमर्स हमेशा कह रहे थे कि रोमन इस पेपर व्यू के मेन इवेंट में होंगे, लेकिन उनका अपोनेंट कौन है वो क्लियर नहीं था। तो मेन इवेंट में है लेकिन वो टाइटल नहीं डिफेंड कर रहे हैं, और गाइस वो एक एक्चुअल टैग टीम मैच का पार्ट है। तो हो सकता है कि ओरिजिनल आइडिया इस 6 मैन मैच का ही था, लेकिन फिर क्यों 2-3 हफ्तों तक इतनी हाइप बनाई गई कि अब टैग टीम टाइटल्स को भी यूनिफाई कराया जा रहा है। अब माना जा रहा है कि पता नहीं वो कब वापस आएगा, कब वो सिचुएशन वापस बनाई जाएगी, लेकिन WWE के फिलहाल कोई प्लान्स नहीं है टू एंड द ब्रांड स्प्लिट। और गाइज ये चीज जो है वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग मुझे लगी। तो ये है सारी प्रेडिक्शंस फॉर रेसलमेनिया बैकलैश। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में, और मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या डिफरेंट देखना चाहते हैं शो में। लेकिन एक बार फिर से अगर सारी चीजें छोड़ के एक तरफ मैं देखूं तो आई थिंक एक अच्छा कमाल का रेसलिंग शो है जरूर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन काफी हद तक प्रिडिक्टेबल रहने वाला है। और WWE भी आगे बढ़ना चाहती है टुवर्ड्स देयर 3 मेन शोज, जो कि इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।